सो दोस्तों, कांड हो गया, गड़बड़ हो गई। जब मैं अपने पीसी को साफ कर रहा था, सीपीयू कूलर निकाल रहा था, तो सीपीयू कूलर इतने जोर से सीपीयू के ऊपर जमा हुआ था, थर्मल पेस्ट पूरा सूख चुका था, एकदम सॉलिड सीमेंट बन गया था। और जब मैंने सीपीयू कूलर को हटाया तो उसके साथ प्रोसेसर जो था, जो AM4 सॉकेट में लॉक्ड रहता है लैच से, वो खुद बाहर आ गया उसमें चिपक के। तो उससे हुआ क्या, सॉकेट साइड डैमेज हो गया। सो अब हुआ क्या कि ये मेरा प्रोसेसर Ryzen 5 3600, ये इसके ऊपर लगा हुआ था AM4 सॉकेट है, B450 स्टील लेजेंड मदरबोर्ड है। अब उसके ऊपर ये सीपीयू कूलर लगा हुआ था, वीडियो में मैं दिखा भी दूंगा। और इसको जब मैं खोल रहा था 1.5 साल बाद, क्योंकि मुझे थर्मल पेस्ट चेंज करना था, ये यहाँ पे इसका थर्मल पेस्ट जो पहले से लगा हुआ था पिछले 1.5 साल से, वो इतना जम चुका था कि वो सीपीयू के ऊपर चिपक गया था एक तरीके से, एकदम सॉलिड, रॉक सॉलिड सीमेंट जैसा। तो हुआ क्या, यूजुअली ये लैच बंद रहता है ऐसे, ताकि प्रोसेसर एक बार लग जाए तो वो बाहर न निकले। लेकिन जब मैंने सीपीयू कूलर यहां से हटाया तो ऑटोमेटिकली बिना लैच खुले हुए ही इतनी जोर से प्रोसेसर चिपका हुआ था वहां पे थर्मल पेस्ट की वजह से कि प्रोसेसर भी उखड़ के आ गया। वीडियो में मैं दिखा दूंगा आपको कैसे। अब आप बोलोगे कि भाई ध्यान से करना चाहिए था, इतना तो पता होना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये लैच बंद है, इसके ऊपर प्रोसेसर रखा हुआ है और उसके ऊपर वो सीपीयू कूलर लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। अब मैं सीपीयू कूलर को हटा रहा हूं, हटाने से पहले मैं इसको खोल नहीं सकता हूं, क्योंकि उसके ऊपर तो सीपीयू कूलर रखा हुआ है ना भाई। इसको खोलूंगा कैसे ताकि सीपीयू ढीला हो जाए, हाँ, और आराम से निकल आए। अगर उसको निकल आना भी था तो वो मैंने खोला तो सीपीयू उसमें से ही चिपक के आ गया। अब उसके बाद मैं ऐसे खोलूंगा ना सीपीयू कूलर हटाने के बाद, तो हाउ शुड आई नो दिक्कत क्या हुई पता है? ये जो सॉकेट है AM4, अगर इस ऊपर कवरिंग को हटाओगे तो बिल्कुल इंटेल जैसा LGA सॉकेट जैसा पिंस रहते हैं ढेर सारे, उसमें क्या हुआ कि वो मिस अलाइन हो गए। आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं ऐसे करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे चमकता है, हाँ, ये देखो कुछ चमक रहे हैं अच्छे तरीके से, और यहाँ नीचे में नहीं चमक रहे हैं। देखो ध्यान से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, इधर वाले नहीं चमक रहे, मतलब वो इधर उधर मिस अलाइन हो गए हैं। तो ये दिक्कत हो गई। अचानक से बिना लैच खोले सीपीयू बाहर आ गया, पता भी नहीं चला, ना ही मैं इसको खोल सकता था बिना सीपीयू कूलर हटाए। ये उतना पता चलता है नहीं, ध्यान से देखने पे पता चलता है कि सीपीयू के पिंस मिस अलाइन हो गए हैं सॉकेट के। तो मैं पहले सोचा कि कुछ और गड़बड़ होगी। मैंने ग्राफिक्स कार्ड चेक किया अपना 3070 Ti, उसके जगह पे दूसरा ग्राफिक्स कार्ड लगा के देखा, GT 1030 की डिस्प्ले आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो भी कुछ नहीं हुआ। अब हुआ क्या कि जब मैंने वापस पीसी को रीस्टार्ट किया तो यहाँ पे स्पीकर मैंने लगा रखा था, ये बीपर टाइप का जो बीप करता है। बीप कोड उसने दिया 3 बार, शॉर्ट बीप, लाइक बीप बीप बीप। तो उसका मतलब क्या होता है कि आपके रैम में कुछ फॉल्टी है। तो मैंने रैम बदल के देख लिया, जी स्किल का रैम है मेरे पास, जबकि रैम दोनों लाइट अप हो रहे थे अच्छे तरीके से। हर एक रैम को मैंने एक एक करके एक एक स्लॉट में चेक करके देख लिया, 8 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने सोचा रैम अगर खराब हो गया है तो मैंने दूसरा रैम लाया 4 GB, उसको हर एक स्लॉट में लगा के देख लिया, तो भी कुछ नहीं गड़बड़, वही बीप 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 3 शॉर्ट बीप दे रहा था मदरबोर्ड। फिर मैंने सोचा कि शायद सीमोस बैटरी में कुछ गड़बड़ आ गई है, सीमोस बैटरी निकाल दिया मैंने, बायोस रीसेट कर दिया यहाँ पे जंपर को क्लोज करके, तो भी वही दिक्कत, बीप बीप बीप। अब 3 बीप का मतलब होता है कि भाई रैम में गड़बड़ है, लेकिन रैम में गड़बड़ मैंने सब कुछ चेक कर लिया, रैम में गड़बड़ है नहीं, ना ही ग्राफिक्स कार्ड में है, ना ही बायोस हमारा गड़बड़ है, ना ही इस बैटरी में कुछ गड़बड़ है, ना ही ग्राफिक्स कार्ड में गड़बड़ है। तो गड़बड़ है कहाँ? लास्ट में बचता है मदरबोर्ड या सीपीयू। तो सीपीयू मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, सारे पिन सही हैं इसके, सीपीयू में कोई गड़बड़ नहीं है। तो फिर शक जाता है मदरबोर्ड की तरफ, वो मिस अलाइन हो गए, देख सकते हो आप यहाँ। पता नहीं ये रिपेयर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं कल नेहरू प्लेस जाने वाला हूँ। एज़रॉक का मदरबोर्ड है, एज़रॉक का सर्विस सेंटर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। The next morning. सो फाइनली सब कुछ पैक कर लिया मैंने बैग में, चलते हैं नेहरू प्लेस, देखते हैं क्या होता है। सो ये है एज़रॉक का सर्विस सेंटर नेहरू प्लेस में। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे गार्ड बैठा हुआ था खड़ूस सा, उसने मुझे वीडियो बनाने नहीं दिया। 2 hours later. तो फाइनली जो मैंने बोला था वही हुआ, उसके पिंस डैमेज हो गए थे एंड रिजेक्ट हो गया, रिजेक्शन सर्टिफिकेट पकड़ा दिया मुझे एज़रॉक वालों ने। It hurts.
अब उसके बाद भाई नया मदरबोर्ड खरीदना ही था मुझे, इसलिए बाय बाय B450 स्टील लेजेंड, क्या कर सकते हैं। फिर मैंने नया मदरबोर्ड लिया गीगाबाइट का B450 और Elite V2, सेम उसी प्राइस पे पड़ गया मुझे, लेकिन चूना तो लग गया ना 9000 का। बात तो सही है। अब मैंने एसरॉक को छोड़ के गीगाबाइट इसीलिए लिया कि पर्सनली मुझे गीगाबाइट ज्यादा ड्यूरेबल लगता है। मैंने अपने मतलब रिलेटिव्स के भी मदरबोर्ड्स वहां पे रिपेयर करवाए हैं, सर्विस करवाए हैं, तो सही रहता है मदरबोर्ड। एसरॉक का भाई अब इतना फ्रेजाइल है वो M4 सॉकेट कि भाई अपने आप उसमें फंस के सीपीयू निकल गया, अब क्या मतलब बनता है। वो तो वीडियो में प्रूफ है ना भाई, कभी ऐसा होते हुए देखा आपने? नहीं देखा ना। हो सकता है मेरी गलती हो सकता है मदरबोर्ड के लॉक में कुछ गड़बड़ जो हो सकता है। नुकसान तो मेरा हो गया, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई ध्यान से हो सके तो पहले नीचे से थर्मल पेस्ट को, बहुत दिनों से अगर छोड़ रखा है, एकदम जमा हुआ है थर्मल पेस्ट, तो नीचे से देख लेना, एंगल से फ्लैशलाइट जला के किसी पतले टूल से खुरच लेना, तब शायद वो ढीला हो जाए। या फिर आप वो जो ब्रैकेट्स होते हैं ना M4 सॉकेट में, जिसके ऊपर फंस के दोनों तरफ सीपीयू कूलर लगता है, उसको भी आप डायरेक्ट हटा सकते हो, तो वो पूरा का पूरा ही खुल जाएगा। फिर भी सीपीयू चिपका हुआ रहेगा तो वो तो उसी के साथ आना होगा, तो वो तो आ ही जाएगा, जैसे मेरे केस। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. It hurts. बाय बाय B450 स्टील लेजेंड, वेरी बैड है। वेलकम गीगाबाइट और Elite। चलो अब इसको लगाते हैं फाइनली। वैसे इसका VRAM ज्यादा स्ट्रॉन्गर है देन B450 स्टील लेजेंड। आराम से 5000 सीरीज का Ryzen 7 तक आप इसमें लगा सकते हो, 8 कोर 16 थ्रेड, वहां तक हैंडल कर लेगा ये। टाक से इसकी क्विक अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। ये बिल है, देख सकते हो आप कितने का पड़ा है। ये हमारा मेन मदरबोर्ड। इंटरेस्टिंगली इस डब्बे में ज्यादा कुछ है नहीं जितना B450 स्टील लेजेंड में था, और उसमें तो भाई मोटा एक बुक मैनुअल था भाई, मोटा सा। इसमें कुछ नहीं है, ये 2 पेज का मैनुअल है, साटा पोर्ट है, स्क्रू है, बस एक स्टिकर है, बस और कुछ है ही नहीं इसमें। और सबसे अच्छी जगह मदरबोर्ड के रखने की है उसके बॉक्स के ऊपर, ताकि आप पीछे से उसके पिन्स को जो सोल्डर हुए हुए हैं उसको डैमेज ना करो। हमेशा ये बात याद रखो। सील लगा हुआ है फुल ATX फॉर्म फैक्टर में। रीजन क्या था ये चूज करने का कि एक तो सेम प्राइस पे मिल रहा था, ऊपर से देख लो यहाँ पे VRAM इसके ज्यादा हैवी है, ज्यादा बेटर VRAM है देन B450 स्टील लेजेंड एट सेम प्राइस। साथ में इसमें 2 ARGB हेडर है यहाँ पे और यहाँ पे, सो आप 2 ARGB डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। आपको कोई स्प्लिटर नहीं लेना पड़ेगा ARGB वाला, जैसे मैं पहले यूज कर रहा था। और एक और रीजन था कि इसमें 4 USB 3.0 पोर्ट्स आते हैं और टोटल 8 है मिला के, तो मुझे इसकी जरूरत थी, तो इसीलिए मैंने ये चूज किया। साथ में ये 5000 सीरीज रेडी भी है, अब देख सकते हो यहाँ पे। अब जो भी मदरबोर्ड आ रहे हैं B450 सीरीज में सब बायोस अपडेटेड आ रहे हैं, 5000 सीरीज रेडी लिखा रहता है मदरबोर्ड के बॉक्स के ऊपर। अगर मैं इसके ऊपर Ryzen 5000 सीरीज का भी प्रोसेसर लगाता हूँ तो आराम से बिना बायोस अपडेट के डिस्प्ले मिल जाएगा। बस एक शॉर्टकमिंग लगी मुझे कि ये स्टील वाला नहीं है कंस्ट्रक्शन, ये प्लास्टिक वाला है। B450 स्टील लेजेंड में ये स्टील वाला था, PCI X3 16 स्लॉट। बाकी इसमें प्रॉपरली कलर इंडिकेट करके IO पोर्ट्स का दिखा रखा है, फ्रंट पैनल कनेक्शन का। बाकी इनके पोर्ट्स थोड़े अलग अलग जगह पे हैं, तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे कैबिनेट का वायर्स एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी अब इसके प्लास्टिक को हटा लेते हैं। सो सेटिस्फाइंग क्या ही बोलूं, खर्चा हो गया, खर्चा पानी। अब देखो इसमें फुल आपको दिख रहा होगा, सारे गोल्ड प्लेटेड पिंस आपको दिख रहे होंगे, उसमें यहाँ पे नहीं दिख रहे थे, वही गड़बड़ हो गई थी। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना भूल गया कि इसमें LED इंडिकेटर भी आता है, आप देख सकते हो। अगर किसी चीज में फॉल्ट होगा तो यहाँ पे LED जल जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो किसमें फॉल्ट है वो बता देगा। ऐसे हम लोगों को बीपर पे यहाँ पे रिलाई करना पड़ता था, इसमें इनबिल्ट आता है, ये भी मस्त बात है इसकी। मेड इन चाइना। वाह मोदी जी, वाह वाह। कटआउट से कटआउट को मैच करेंगे, अल्टरनेट स्लॉट्स लगाएंगे, क्लिक की आवाज आएगी। ये वोल्टेज होता है, ये D होता है डाटा और ये होता है ग्राउंड। वही सिंबल यहाँ पे बना हुआ है, इसमें वोल्टेज का नहीं है, सिर्फ ग्राउंड का है राइट साइड वाला, और ये D डाटा वाला है, मतलब ये वाला।
ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपको लगाना है। यहाँ पे भी मेंशन्ड है डी और जी। जी है ये वाला ग्राउंड, बोले तो ब्लैक वाला, और रेड वाला है डाटा। तो ग्राउंड को हम लोग लगा देंगे। ध्यान से करना, गलत लगा दोगे तो फिर ARGB फूक जाएगा जैसे ही कंप्यूटर चालू करोगे। LED ये है हमारा ग्राउंड और ये है डाटा, ठीक है, इस तरीके से। और वोल्टेज में कुछ नहीं डाला क्योंकि वोल्टेज तो ये यहाँ से ले रहा है ना, CPU का पावर देने वाला। अब गूगल पे टाइप करोगे ARGB हेडर पिन आउट तो आ जाएगा ये डायग्राम। 1 hour later. सो गाइज मैंने सारे कंपोनेंट्स कैबिनेट में लगा दिए थे। बूट फिर कराया तो बूट हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने निकाल के इसको पोस्ट सिचुएशन में रख लिया है। GT 1030 ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है डिस्प्ले आने के लिए, और वो वहां पे जा रहा है। अभी चालू करते हैं, देखते हैं। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था, मैंने सारे कनेक्टर्स लगा दिए थे, अभी फिर वापस निकाला है। सॉर्ट कराते हैं। रेड वाला है, क्या गड़बड़ हो गई है भाई, क्यों नहीं हो रहा? ना ही कुछ लाइट आ रही है। ओह शिट, ये देखो मैंने क्या कर दिया। काम कर दिया ना। कई बार आप लोग यहाँ पे हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन गड़बड़ होती है पावर सप्लाई में। ऑन ही नहीं किया है। वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ से बटन, वो देखो कीबोर्ड में लाइट आ गई। अब चालू हो जाएगा, देखना। ये देखो रैम भी शुरू हो गया, RGB। ये देखो ये डिस्प्ले आएगा। कमॉन कमॉन। ओ सिंगल क्लिक आ गया, बायोस। नाइस चीज। देखो बूट हो गया। खुद से PC बिल्ड कर रहे हो ना तो सब कुछ चेक कर लिया है, ये जरूर चेक कर लेना भाई, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा, माथा पटकते रहोगे, फिर पागल हो जाओगे, फिर पता चलेगा यहाँ से बटन ऑफ है। अब सबको लगाना है वापस। ऐसे टाइम कितना हो रहा है? 3। सो गाइज राइट नाउ ड्राइवर्स इंस्टॉल हो रहे हैं, बायोस अपडेट हो रहा है। The next morning. सो फाइनली नेक्स्ट डे मैंने सारी चीजों को वापस अंदर फिट कर दिया है, सारे केबल्स को मैनेज कर दिया है। पता है गड़बड़ किसमें हो रही थी? एक USB 3.0 केबल लगाने का होता है कैबिनेट से मदरबोर्ड के अंदर, वो मेरा फॉल्टी है इस कैबिनेट का, उसी के कारण बूट नहीं हो रहा था। तो उसको एक एक केबल को मुझे सॉर्ट आउट करने में टाइम लग गया, लेकिन फाइनली मैंने बहुत देर बाद ट्रबल शूट कर लिया कि उसके वजह से ही बूट नहीं हो रहा है। उसको जैसे ही निकाला मैंने वैसे ही तुरंत बूट हो गया PC। अब देखते हैं, सबको मैंने अंदर लगा दिया है। चालू होता है 1 2 3 लेके प्रभु का नाम। ओ माय गॉड, शुरू हो गया भाई। अब दिल को सुकून मिला। नहीं तो PC खराब हो जाता तो बुरा तो लगता है भाई। वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा था मुझे, ये वाला बात तो सही है। फिर भी मैंने ये वीडियो बनाया कि भाई अगर कैबिनेट को साफ कर रहे हो, PC साफ कर रहे हो, तो ध्यान से CPU निकालना, इस तरीके की गड़बड़ मत कर देना जो मैंने की। गड़बड़ बोल भी सकते हो, बाय मिस्टेक भी बोल सकते हो, जो भी बोलो आप, लेकिन नुकसान तो मेरा हो गया ना, आपका ना हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। बाकी जाते जाते गेमिंग चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे हम लोग गेमिंग करते हैं। बाकी एनवीडिया की सुपर सीरीज 4000 सीरीज वाली लॉन्च हो चुकी है, और इंटेल AMD का भी CES है, तो उसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।